नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि CAA जो अभी कोविड-19 के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब CAA के तहत एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ें इससे पहले कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी वीडियो को करें। और साथ ही साथ अगर आपके कोई बहुमूल्य सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुगेदर। देखिए दोस्तों, ये अमर उजाला की कटिंग है। इसमें स्पष्ट दिया, इसका हेडलाइन है कि पाकिस्तान समेत इन देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, सरकार ने मांगे आवेदन। देखिए, केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। जो कोविड-19 का रोक दिया गया था कुछ समय के लिए CAA, उसी को के तहत गृह मंत्रालय ने दोबारा आवेदन मांगना शुरू किया है कि जिनको अगर कोई ऐसे शरणार्थी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए हैं और वो गैर मुस्लिम है, वो नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अभी गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है कि वो नोटिस जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ, CAA पारित होगा 10 दिसंबर 2019 को, उसी के तहत असल में 10 दिसंबर को यह लोकसभा में पारित किया गया और राज्यसभा में यह विधेयक 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। फिर उसके एक दिन बाद राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को इस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो यह विधेयक कानून का अस्तित्व में आ गया। देखिए, जागरण ने भी प्रकाशित किया है कि पूरे देश पर, उस समय प्रकाशित किया था कि पूरे देश पर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना। आपको मालूम ही होगा कि जब तक कोई भी बिल हो, जब तक गवर्नमेंट को उस पर अधिसूचना नहीं जारी करती है, जो उसका सरकारी गैजेट प्रकाशन होता है, जब तक नहीं जारी करेगी तब तक वो बिल अस्तित्व में नहीं आता है। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून आज से देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने देश में CAA को 10 जनवरी 2020 से प्रभावी करने की घोषणा की है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, इसके कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए, उस समय का ANI का ट्वीट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द 10th डे ऑफ जनवरी 2020 एज द डेट ऑन विच द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट शैल बी कम इनटू फोर्स। मतलब कि यही है कि 10 जनवरी 2020 से जो ये CAA कानून पारित किया गया था वो अस्तित्व में आ जाएगा। अब आए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है वो है क्या। देखिए दोस्तों, इससे पहले 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, और जो वर्तमान में जो 2019 में बिल लाया गया था, वो 1955 में जो नागरिकता संशोधन कानून था उसी को रिप्लेस कर देगा। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में नागरिकता के तहत, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, उसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करते हैं, जैसे जन्म, वंशागत, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र इत्यादि। ये सभी जो माध्यम होते हैं, अगर इन्हीं के क्राइटेरिया की बनाई गई है। अगर क्राइटेरिया में आप कुछ क्राइटेरिया के तहत आप अगर आते हैं और कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को आप पालन करते हैं,
तो गृह मंत्रालय आपको भारत की नागरिकता दे सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आवेदन करना होगा। अगर आप आवेदन करेंगे तो गृह मंत्रालय बाकायदा आपके आवेदन को जांचेगा, परखेगा और जितने भी चीज़ें हैं सब चीज़ देख के, और अगर आप एलिजिबल हुए तो गृह मंत्रालय आपको भारत की नागरिकता दे सकता है। इसके अलावा जो 1955 में विधेयक लाया गया था, वह भारत के विदेशी नागरिकों जो इंडियन ओरिजिन के हैं और भारत के बाहर आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल ओसीआई कार्ड जारी करती है। कार्ड धारकों के पंजीकरण और उनके अधिकारों को नियंत्रित करता है। ओसीआई देखिए, ओसीआई के बारे में बताता हूँ कि ओसीआई कार्ड धारक जो एक मूल रूप से इंडियन होता है, लेकिन कई सारे यहाँ आईआईटी आईआईएम जितने से पढ़कर अच्छी नौकरी, अच्छी ज़िंदगी की तलाश में लोग विदेशों में चले जाते हैं, वैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट स्पेशल तौर पर जो ओसीआई कार्ड जारी करता है कि अगर ओसीआई कार्ड जारी कर देगा तो उसके तहत वो जो लोग जो इंडिया में पले बड़े हैं उनको इंडिया आने में बहुत आसानी होती है। तो ओसीआई भारत यात्रा के लिए पंजीकृत प्रणाली को बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा जैसे कुछ लाभ प्रदान करता है। ये ओसीआई कार्ड एक वीज़ा की तरह ही काम करता है। हालांकि अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना प्रतिबंधित है। अगर कोई अवैध प्रवासी जो भारत में पाया जाता है तो अवैध प्रवासी पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे निर्वासित या कैद किया जा सकता है। संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान विधेयक में किए गए संविधान के अनुसार, मतलब जो अभी संशोधन हुआ है, जो अभी 2019 में एक्ट पारित हुआ, उसमें विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014, इस डेट को आप लोग ध्यान से सुनिए, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिख, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। मतलब ये क्रूशल डेट जो है 31 दिसंबर 2014 है। यदि आप 31 दिसंबर 2014 तक आ गए हैं गैर मुस्लिम जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो आपको 31 दिसंबर को या उससे पहले कभी आ गए तो आपको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब जो प्रवासी हैं उनके लिए क्या, इन प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में छूट प्रदान करनी होगी। 1946 और 1920 का अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। और जो अवैध प्रवासी के बारे में एक और चीज़ है बता रहा हूँ, जो भारत में कुछ इनर लाइन परमिट वाले स्टेट है उनके लिए कुछ स्पेशल लिखा गया है। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता का यह प्रावधान संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा पर लागू नहीं होगा। इन आदिवासी क्षेत्रों में कार्बी आंगोलों, गारो हिल्स, चकमा हिल्स और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र जिला शामिल है। इसके अलावा यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट के माध्यम से भारतीयों की यात्राओं को विनियमित किया जाता है। वर्तमान में यह इनर लाइन परमिट जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड पर लागू है। मणिपुर को राजपथ अधिसूचना के माध्यम से इनर लाइन परमिट शासन के तहत दिया गया है और उसी दिन यह भी संसद में पारित किया गया था। अब कुछ लोग जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कोई कानून लागू हो रहा है जो गैर मुस्लिमों को, भारतीयों को नागरिकता देने की बात करता है, कुछ न कुछ लोग इसके क्रिटिसाइज करेंगे। कुछ क्रिटिसाइज जायज़ भी होता है, कुछ क्रिटिसाइज बिना काम का होता है, केवल अटेंशन पाने के लिए होता है। तो ऐसे ही कुछ जो आलोचक हैं वो आलोचकों ने अलग अलग इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे हैं। उनमें से कुछ कह रहे हैं कि
यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। आपको मालूम होगा कि संविधान के जो अनुच्छेद 14 है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, मतलब संविधान के समक्ष सभी लोग समान हैं ऐसी बात करता है। लेकिन इस जो बिल में वो गैर मुस्लिम शब्द जब जोड़ दिया गया है उसी के से ये कह रहे हैं कि राइट टू इक्वलिटी का ये उल्लंघन है। और ये जो है वो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। वो संविधान की प्रस्तावना में आप लिखेंगे उसमें लिखा है बाकायदा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष ऐसे सब लिखा गया है। तो उसी के तरह ये जो है जो नया से ये बिल है वो उसको उल्लंघन करता है। भारत में कई अन्य शरणार्थी जिनमें श्रीलंका, तमिल और म्यांमार से आए हुए हिंदू रोहिंग्या शामिल है, लेकिन उन्हें अधिनियम के तहत शामिल नहीं किया गया है। आपको मालूम ही होगा कि श्रीलंका, तमिल और म्यांमार यहाँ से भी बहुत सारे लोग भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन उनको इस बिल से बाहर रखा गया है। मतलब उनका कहना है कि राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ जा रहा है। अब देखिए सरकार का क्या रुख है, सरकार आखिर इस बिल पर कहना क्या चाहती है। और देखिए कुछ आलोचक ये भी तक देते हैं कि पाकिस्तान से केवल गैर मुस्लिम ही क्यों भारत में आएंगे, और अगर मुस्लिम है तो वो क्यों नहीं आएगा। इस मुद्दे पर सरकार ने अपना क्लेरिफिकेशन जारी किया है। सरकार कह रही है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामी गणराज्य है जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वास्तव में पूरी पाकिस्तान था और इनका गठन ही केवल मुस्लिम धर्म के नाम पर हुआ। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये दोनों पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही में अफगानिस्तान, यहाँ पे बहुतायत मुस्लिम ही पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है वहाँ पर मुसलमानों को उत्पीड़ित और अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। और कुछ और बातें भी गवर्नमेंट ने कही है कि आज़ादी के 2 बार भारत ने माना कि उसके पड़ोस में रहने वाले अल्पसंख्यकों उसकी जिम्मेदारी है। मतलब जो इसके पड़ोस है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर रहने वाले गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं उनके लोगों की हर जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ऐसा भारत सरकार ने अब तक 2 बार ऐसा कहा है। सबसे पहले विभाजन के तुरंत बाद और दूसरा 1972 में इंदिरा मुजीब संधि के दौरान एक भारत ने 100 देखिए, और दूसरा जो 1972 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच संधि हुई, तो उस समय की बात 1972 में। अब संधि के दौरान भारत ने 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को आश्रय दिया था। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको इस मुद्दे को पर कुछ क्लियरिटी मिली होगी। और CIA क्या है, कैसे ये 1956 में चला आया था, फिर अभी जो है कैसे इस बिल के द्वारा उनको जो कुछ उसमें संशोधन किया गया है। और लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम है जो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको बिल्कुल मिल सकती है। उसके लिए बाकायदा है कि गृह मंत्रालय की एक गाइडलाइन है कि इस गाइडलाइन का पालन कीजिए। उस गाइडलाइन के तहत आपको कम से कम भारत में 11 साल बिताने होंगे और सभी बहुत क्राइटेरिया है। कभी मैं उस पर भी आ सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। और बहुत सारी क्राइटेरिया है, अगर वो फॉलो करते हैं उसमें मुख्य रूप से आपको भारत में 11 साल रहना है कम से कम। अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको मुस्लिम होते हुए भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि मुस्लिमों को भारत की अब नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति जो भारत में रहता हो उसकी नागरिकता नहीं छीन जाएगी, चाहे किसी भी धर्म, रिलीजन, किसी से भी संबंध रखता हो। अगर वो भारत में रहता हो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, क्योंकि यह जो बिल है इसका भारत में रह रहे लोगों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। भारत में रह रहे लोगों को इस बिल से थोड़ा भी इफेक्ट नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ क्लियरिफिकेशन मिली होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कोशिश कीजिए कि आप शेयर करें। और अगर आपको कोई बहुमूल्य सुझाव भी देना है
तो कृपया करके उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपको 1 या 2 वीडियो ऐसे बहुत बढ़िया वीडियो देने वाला हूं, जो केवल इन्फॉर्मेशन होगी और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी, कोई उसमें बकवास नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि रोज़ आपको 1 या 2 वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आपको डेली 1 या 2 वीडियो डेली ऐसे ही दिया करूँगा जो बहुत हाईलाइटेड है। इसलिए अगर आप चाहते हैं उन मुद्दों के बारे में थोड़ा सा अपने को अवेयर करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपको मिल जाए। धन्यवाद।